चलिएगा हेडिंग डालेंगे, टॉपिक है लीवर्ड लीज। लीवर्ड लीज बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। लीवर्ड का मतलब होता है इन्वॉल्विंग ऑफ डेट। लीवर्ड मीन्स इन्वॉल्विंग ऑफ डेट फाइनेंसिंग। इन्वॉल्विंग ऑफ डेट फाइनेंसिंग, उसे हम बोलते हैं लीवर्ड। अब देखिएगा लीज में लीवर्ड का बेसिक मतलब क्या है। देखो क्या हुआ, ये जो है ना, ये एक पर्सन है लेसर मिस्टर ए। ये कौन है, ये है लेसर, ठीक है। ये जो लेसर है ये लीजिंग बिजनेस में लगा हुआ है। इसके पास ये एक व्यक्ति आया, ये कौन है, ये है लेसी। ये कौन है, ये है लेसी। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये लेसी जो लेसर के पास आया, इसने अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लेसर को बताई। लेसी ने लेसर को बोला कि मुझे एक असेट चाहिए, मुझे एक असेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उस असेट की जो कॉस्ट है वो 40 लाख रुपए है। ओहो, लेसी को एक ऐसी असेट अपने बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए जिसकी कॉस्ट 40 लाख रुपए आ रही है। अब लेसर के सामने भी कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस की समस्या आ जाती है। अब लेसर के पास जरूरी नहीं है कि इतना ओन फंड हो कि वो 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और उस 40 लाख रुपए से असेट खरीद कर लेसी को दे। लेसर है इनसफिशिएंट फंड। लेसर है insufficient fund to buy the asset। लेसर के पास इनसफिशिएंट फंड है क्या करने के लिए, असेट को खरीदने के लिए। तो अब लेसर ने क्या किया, ध्यान से सुनना। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक टू एक्वायर असेट, लोन फ्रॉम बैंक टू एक्वायर असेट। ये अपने बैंक के पास गया और बैंक के पास जाकर इसने इस असेट के एक्विजिशन के लिए क्या कर लिया, एक लोन ले लिया। इसने बोला कि भाई आप मुझे 20 लाख रुपए का लोन दे दो और 20 लाख रुपए मैं खुद लगा दूंगा, 20 लाख रुपए मैं खुद लगा दूंगा। क्लियर बिल्कुल। तो ड्यू टू द हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट, लेसर ने
उस असेट को एक्वायर करने के लिए अपने फंड के साथ साथ एक डेट फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर लिया। अब उसने अब ये असेट लीज पर खरीदी और आफ्टर परचेजिंग इट ऑन लीज उसने वो असेट लेसी को दे दी। तो जानते हो इस असेट में कुछ पोर्शन जो असेट आप लीज पर दे रहे हो, इस लीज पर दी जाने वाली असेट पर कुछ अमाउंट डेट फाइनेंसिंग के द्वारा क्रिएट हुआ है। तो व्हेनेवर एनी असेट provided on lease which include debt financing by the lessor, such lease agreement are called levered lease agreement. Such agreements are called levered lease agreement. Clear बिल्कुल? Whenever lessor arranged funds for asset to be provided on lease. Whenever lessor arranged funds for asset to be provided on lease, such lease are known as levered lease. Such lease are known as levered lease. यानी बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप फंड अरेंज करने के लिए लीज थ्रू लोन, ये लाइन रह गई, वापस से सुनना। Whenever lessor arrange the fund for the asset to be provided on lease through loan, such lease are known as levered lease. That means under levered lease, there may be two participants. Two participants. A, equity participants, or B, debt participant. Debt participant. बताइए क्या आपको लीवर्ड लीज का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? यानी जब भी एक लीज एग्रीमेंट में लेसर फंड को अरेंज करने के लिए लोन लेगा या डेट का सहारा लेगा, तो ऐसे लीज को ही हम क्या बोलते हैं? लीवर्ड लीज बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल? आइए under such type of lease,
lessor will recover lease rent from lessee to satisfy both participants. That means lease rent must involve that portion as well as equity portion. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। देखिएगा, अब अगर आपने लेसर ने कोई भी असेट ली जिसमें दो पार्टिसिपेंट का पैसा लगा हुआ है, तो जब आप लीज रेंट रिकवर करोगे तो ये दोनों पार्टिसिपेंट सेटिस्फाई हो जाने चाहिए, क्योंकि डेट पार्टिसिपेंट पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और प्रिंसिपल देना पड़ेगा, तो आपको वो भी रिकवर करना है। और इक्विटी पार्टिसिपेंट पर आपको अपनी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या करनी है, रिकवर करनी है। यानी फॉर इक्विटी पार्टिसिपेंट recover desired return, or for debt participant recover installment. Which is to be paid by लेसर। तो ये आपका टोटल लीज रेंट बनेगा, ये आपका टोटल लीज रेंट बनेगा। बोलिएगा, मेरे हिसाब से अभी बातें क्लियर है? चलिएगा, सभी जने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फ्रॉम CMA स्टडी मटेरियल। देखो क्या बोल रहे हैं, शारदा बीवरेज लिमिटेड हैज टेकन अ प्लांट ऑन लीज वैल्यूड एट 20 करोड़। द लीज एग्रीमेंट इज इन फॉर्म ऑफ अ लीवर्ड लीज। देखिएगा, एक असेट की कॉस्ट दे रखी है 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो कॉस्ट वाली असेट है इसके लिए लीवर्ड लीज चल रही है, लीवर्ड लीज, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है। लीवर्ड लीज में ये बोल रहा है कि एक तो कुबेर लीजिंग लिमिटेड है जो कि इक्विटी पार्टिसिपेंट है। अगर ये लीवर्ड लीज है तो इसमें एक तो आपको दे रखा है इक्विटी पार्टिसिपेंट, इक्विटी पार्टिसिपेंट, ठीक है, जिसका नाम है
कुबेर लीजिंग लिमिटेड, ये तो आपका इक्विटी पार्टिसिपेंट है, और एक हिंदुस्तान बैंक लिमिटेड है जो कि आपका डेट पार्टिसिपेंट है। एक है हमारा डेट पार्टिसिपेंट, HBL, हिंदुस्तान बैंक लिमिटेड। The funds are invested in the ratio of 2:8। रेशियो दे रखा है 2:8, तो इसका मतलब हो गया ये जो इक्विटी पार्टिसिपेंट है जो 20 करोड़ है उसका 2/10 यानी 4 करोड़ रुपए तो इक्विटी पार्टिसिपेंट के लगे हुए हैं, और ये जो हमारा 20 करोड़ है इसका 8/10 यानी 16 करोड़ रुपए आपके डेट पार्टिसिपेंट के लगे हुए हैं। 4 करोड़ और 16 करोड़, बोलो क्लियर यहां तक? बिल्कुल। आगे चलते हैं। द लोन फ्रॉम HBL carry a fixed interest rate of 19% payable in 6 equated annual installment। जो डेट पार्टिसिपेंट है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 19% इस डेट पार्टिसिपेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। लीज टर्म 6 साल है, 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। लीज रेंटल जो पेबल होगा वो इन अरियर है। अब इसने क्या पूछा है? कंप्यूट द इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ HBL, यानी आपका ये जो डेट पार्टिसिपेंट है इसको कितनी इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी HBL कितना अमाउंट रिकवर करेगा अपने लोन के रेस्पेक्ट में। तो लीजिए ए पॉइंट, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 19% फॉर 6 years। तो देखिएगा लोन अमाउंट जो हमारा है वो है 16 करोड़ डिवाइडेड बाय, बताइए 19% से 6 सालों का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर निकाल लीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.19, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये आ गया 3.410 या 3.4098। बताइए इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी? 16 करोड़ डिवाइडेड बाय 3.4098, 4 करोड़ 69 लाख 23,573। ठीक है, ये आपकी इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ HBL। अच्छा जी, बी पॉइंट में एक करेक्शन है। इफ द लीज रेंट इज अननोन
एंड कुबेर लीजिंग लिमिटेड प्री टैक्स यील्ड इज 25%। ठीक कर लें इसको, करेक्शन करेंगे, ये HBL की यील्ड नहीं है, कुबेर लीजिंग लिमिटेड की यील्ड है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ क्या मिनिमम से मिनिमम लीज रेंट चार्ज करोगे। तो देखिएगा बी पॉइंट, मिनिमम लीज रेंट, तो देखो बहुत सीधी सी बात है, जो लीज रेंट होंगे वो रिकवर करेंगे इक्विटी पार्टिसिपेंट, वैल्यू प्लस डेट पार्टिसिपेंट वैल्यू। डेट पार्टिसिपेंट वैल्यू समझना भाई, देखो आपने जो 20 करोड़ रुपए अरेंज किए हैं, इसमें 4 करोड़ तो आपके हैं जिस पर आपकी डिजायर्ड रिटर्न 25% है। तो आप वो 4 करोड़ रुपए 25% की डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से अरेंज करोगे, और जो आपका डेट पार्टिसिपेंट यानी HBL है, आपको उसे जितनी इंस्टॉलमेंट देनी है वो इंस्टॉलमेंट भी आप लेसी से ही तो रिकवर करोगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने लेसी को 20 करोड़ की एसेट दी है। देखो थोड़ा सा इसको पहले अपन एक डायग्राम से समझते हैं। ये लेसी है, और ये है लेसर। ठीक है, आपने लेसी को एक असेट प्रोवाइड करी है जिसकी कॉस्ट है 20 करोड़ रुपए। ठीक है, ये कौन है? ये लेसर है। नाउ लिसन केयरफुली। अब इस लेसर ने ये 20 करोड़ रुपए अरेंज कैसे किए थे? ओन और लोन। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेसर मिनिमम से मिनिमम क्या रिकवर करेगा? जितना इसे लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी वो इंस्टॉलमेंट ये एज इट इज लीज रेंट के रूप में रिकवर करेगा, प्लस अपने पैसे को अगर ये इन्वेस्ट करता तो 25% रिटर्न कमा सकता था। समझ रहे? अगर लेसर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता कहीं भी तो ये मार्केट में 25% रिटर्न कमा सकता था। तो ये अपने मनी को इस तरह से रिकवर करेगा कि उसे 25% की रिटर्न मिल जाए। तो लीजिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट, इक्विटी पार्टिसिपेंट की वैल्यू 4 करोड़ इक्विटी पार्टिसिपेंट का फंड है, इसको डिवाइड कर देंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 25% फॉर 6 ईयर्स। 6 साल के क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से 25% की डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर। तो लीजिए ये आ जाएगा 4 करोड़ डिवाइडेड बाय, निकालिए जरा, 1 डिवाइड बाय 1.25, 1 2 3 4 5 6, 2.9514। बताइए कितना आ गया? 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 2.9514
1,35,52,890। तो लीजिए, इक्विटी पार्टिसिपेंट के लिए तो आप मिनिमम इतना सामने वाले से रिकवर करोगे और डेट पार्टिसिपेंट के लिए आप ये रिकवर करोगे। तो लीजिए, आपका मिनिमम लीज रेंट टू बी चार्ज आ गया। हेंस minimum lease rent to be charged, minimum lease rent to be charged is equal to 469.23 469.23 573, तो ये हो गया, प्लस 135,52,890। बताइए वैल्यू कितनी आ गई? 469,23,573 प्लस 135,52,890। तो आपका जो मिनिमम लीज रेंट आप रिकवर करोगे दैट इज 6,04,76,463। ये लीजिए, तो ये आपके पास मिनिमम लीज रेंट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द लेसी आ जाएगा अंडर लीवर्ड लीज, जिसमें आप अपने पैसे के अमाउंट, अपने पैसे पर 25% की रिटर्न और एचबीएल को जो इंस्टॉलमेंट देनी है, इन दोनों को आप क्या कर लोगे? रिकवर कर लोगे। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीवर्ड लीज। क्लियर? बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 सीए में दिसंबर 2019 एग्जाम, अभी रिसेंट पेपर में जो क्वेश्चन आया, हम जरा उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा सभी जने क्वेश्चन नंबर 29 पर देखो, ये क्या बोल रहा है? आर लिमिटेड अ प्रॉफिटेबल कंपनी is considering the purchase of a new machine for ₹75 lakh। देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है आपको, कॉस्ट ऑफ मशीन है 75 lakh। The machine's useful life is 5 years with an annual maintenance, insurance and administration cost of ₹12 lakh. Depreciation is over its life on a straight line basis considering zero scrap value. The tax rate is 30%। बहुत ध्यान से सुनना। R Limited has a capital structure of 60% debt and 40% equity। यानी आप ये जो मशीन की कॉस्ट के लिए फंड अरेंज करते हो एज पर योर कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपका डेट इक्विटी मिक्स होता है। वो ये बोल रहा है डेट का जो पोर्शन है वो 60% रहता है और इक्विटी का जो पोर्शन है वो 40% होता है। इक्विटी का जो पोर्शन है वो 40% होता है। ठीक है, आपको यानी 60% का मतलब हो गया आपका। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो केडी आपको दे रखी है वो बिफोर टैक्स 8% है। केडी बिफोर टैक्स 8% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी केई आपकी जो लग रही है वो 12% लग रही है। आइएगा, आर लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन लीजिंग आउट दिस मशीन टू अ लेसी एल ऑन ईयर एंड लीज रेंटल। बहुत ध्यान से सुनना। एंड आर विल हैव टू मेंटेन द इक्विपमेंट
एट द कॉस्ट स्टेटेड अबव। अब ये जो आर लिमिटेड है ये इस मशीन को लीज पर देना चाहती है, बताइए क्या इसकी फाइनेंसिंग में डेट इंक्लूड है? तो यानी द टॉपिक इज लीवर्ड लीज, द टॉपिक इज ऑफ लीवर्ड लीज। ठीक है, नाउ आर लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन लीजिंग आउट द मशीन। आप ये चाहते हो कि अब इस मशीन को लीज आउट पर कर दो और ब्रेक इवन लीज रेंट आपको निकालने हैं, यानी इस तरह से निकालने हैं कि ये जो आपकी दो बातें पूरी हो जाए। एक, आपका ये जो फंड है कैपिटल स्ट्रक्चर वो डेट इक्विटी रेशियो में मेंटेन है, साथ में आपको आपकी कॉस्ट को भी रिकवर करना है। पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है, आर लिमिटेड एक्वायर्स द मशीन फ्रॉम इट्स टोटल फाइनेंस पूल। आपने ये जो फाइनेंस पूल बनाया हुआ है इसी आधार पर आपने मशीन को एक्वायर किया है। देखिएगा, तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड कितनी पड़ रही है, क्योंकि वही मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न आपको कमानी पड़ेगी। मिनिमम रेट must be equal to WACC since funds are arranged through debt equity mix, through debt equity mix। चलिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स रेट कितनी दे रखी है आपको, 30%। तो लीजिए सबसे पहले हम केडी निकाल देते हैं आफ्टर टैक्स। केडी आफ्टर टैक्स कैसे आएगी, 8 1 माइनस 0.30, 5.60%, और केई आपके पास ऑलरेडी है 12%। तो हम WACC निकाल सकते हैं, आइएगा। कैलकुलेशन ऑफ WACC, डेट पोर्शन और इक्विटी पोर्शन। डेट के द्वारा जो पैसा लगाया है वो 0.6, इक्विटी के द्वारा जो लगाया वो 0.4। डेट की रेट हमारे पास है 5.6, इसकी रेट है 12। तो बताइए 5.6 इंटू 0.6, 3.36 और 4.80। ये आपके पास आ गई WACC, यानी आपका जो लीज रेंट है वो एटलीस्ट आपको ये रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी 8.16 हो गई। बोलिएगा क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। आइएगा, अब हमें ये पता है, लिखेंगे फॉर ब्रेक इवन लीज रेंट we must equate present value of
लीज रेंट विथ नेट कॉस्ट, विथ नेट कॉस्ट ऑफ असेट। हम ये भी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं अपने टॉपिक में कि अगर आपको ब्रेक इवन लीज रेंट निकालना है तो ब्रेक इवन जो लीज रेंट आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जब आपके लीज रेंट की पीवी नेट कॉस्ट के बराबर आ जाए। आइएगा अब जरा अपन बात करते हैं नेट कॉस्ट की। तो बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग net cost of asset। हम असेट की नेट कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। ए पॉइंट है कॉस्ट ऑफ असेट, तो कॉस्ट ऑफ असेट आपकी है 75 लाख रुपए। क्लियर बिल्कुल। इस पर आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा वो 1 रहेगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट आ गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट 75 लाख। बताइए क्लियर है बिल्कुल। बी पॉइंट, present value of maintenance and other cost, other cost। कॉस्ट पर एनम कितनी है आपकी 12 लाख, लेकिन ये टैक्स डिडक्टेबल आइटम है तो इमीडिएटली आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट एट द रेट 30%। 3,60,000 का टैक्स बेनिफिट। तो नेट कॉस्ट बताइए कितनी आ गई। नेट कॉस्ट आ गई 12 लाख माइनस 3,60,000, 8,40,000। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट WACC निकालिए। WACC कितनी आई थी हमारी 8.16। इस पर पीवी फैक्टर निकालिएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.0816। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। 3.976 3.976। बताइए ये कितना आ गया। तो देखिए 8,40,000 इंटू 3.976, तो ये टोटल वैल्यू हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट 33,39,840। आइएगा सी पार्ट। टैक्स बेनिफिट
of depreciation. Tax benefit of depreciation. निकालिए टैक्स बेनिफिट पर एनम। देखिएगा असेट की कॉस्ट थी आपकी 75 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, ये आपका पर एनम का डेप्रिसिएशन बनेगा 15 लाख और इस पर इनटू आपको 30% का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। दैट मींस 4,50,000 का आपका क्या आ गया, टैक्स बेनिफिट आ गया। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताइए, आपके क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 3.976। 3.976 ये लीजिए प्रेजेंट वैल्यू टैक्स बेनिफिट निकालिए। 4,50,000 इंटू 3.976 तो ये आ गया 17,89,200। लीजिए नेट कॉस्ट बताइए कितनी आ गई अब आपकी नेट कॉस्ट। देखिएगा 75 लाख की कॉस्ट ऑफ असेट है प्लस एक और नुकसान है आपका 33, 39, 840 का और माइनस बेनिफिट है 17,89,200 का। तो देखिएगा 75 लाख प्लस 33, 39, 840 माइनस 17,89,200 नेट कॉस्ट आ गई 90,50,640। ये लीजिए ये आपकी नेट कॉस्ट आ गई। आइएगा इसको आगे लेते हैं। निकाल लिया ना सभी ने? ये देखिए ये हमारी असेट की कॉस्ट, ये मेंटेनेंस कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट। आइएगा लेट लीज रेंट इज इक्वल टू एक्स। आपका जो लीज रेंट है वो एक्स है मान लीजिए। ईयर 1 से लेकर 5 तक आप जो लीज रेंट लोगे वो एक्स रहेगा। इस इनकम पर आप टैक्स पे करोगे 0.30x, 30% की टैक्स रेट। तो आपका नेट कैश फ्लो आ गया 0.70x। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताइए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ रहा था आपका 3.976। 3.976 प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। 3.976 इंटू 0.7 2.7832x। Hence 2.7832x must be equal to नेट कॉस्ट आई थी 90,50,640। तो बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो x इज इक्वल टू 90,50,640 डिवाइडेड बाय 2.7832। 90,50,640 divided by 2.7832
3251,883 ये लीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, लीज रेंट आ जाएगा 3251,883। बोलिएगा। चलिएगा, अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसने क्या बोला है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये बोल रहा है कि आर लिमिटेड यूज बैंक बोरोइंग स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, यानी आप इस असेट को खरीदने के लिए जो 75 लाख रुपए हैं वो लोन से ले रहे हो, यानी 10% लोन फॉर asset that is 75 lakh। यहां तक क्लियर बिल्कुल, यानी आप अपना पैसा नहीं लगा रहे हो, आप पूरा का पूरा लोन लोगे। आइएगा, अब जब आप लोन लोगे तो ये जो 10% इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग पर लगेगा विथ ईयर एंड इंस्टॉलमेंट, जिसमें कंप्राइजेज होगा 15 लाख तो टुवर्ड्स प्रिंसिपल और बैलेंस टुवर्ड्स इंटरेस्ट। आइएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बा। ये जो लेसर है वो क्या कर रहा है इस बार, ये बोल रहा है कि मैं पूरा का पूरा पैसा, बहुत ध्यान से सुनना, मैं पूरा का पूरा पैसा जो है वो लोन से अरेंज करूंगा। अब अगर मैं लोन लूंगा तो अब मेरे पास क्या पॉइंट है वो देखना। मुझे बताइए, जब मैं लोन लूंगा तो मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, उस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा उस इंटरेस्ट का मुझे क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आइए, फॉर ब्रेक इवन लीज रेंट, फॉर ब्रेक इवन लीज रेंट we must compute net cost oblique outflow of leased asset। of leased asset। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखिएगा। अब नेट कॉस्ट निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, चूंकि यहां पर एक पॉइंट आ गया है कि आपने पूरा का पूरा पैसा जो लिया है वो लोन के द्वारा लिया है। तो देखिएगा, आपके पास नेट कॉस्ट क्या क्या आएगी। सिंस lesser use borrowed funds to acquire asset, so net cost can be calculated in the following manner। in the following manner। A point, calculation of
इंस्टॉलमेंट अमाउंट। चलिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस। आइए, ईयर 1 पर आपका 75 लाख का लोन है। क्लियर? बिल्कुल। 75 लाख पर 10% यानी आप 7,50,000 का ब्याज दे दोगे। 15 लाख का आपका प्रिंसिपल जाएगा, तो 22,50,000 आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। क्लोजिंग बैलेंस आपका बचेगा 60 लाख। क्लियर? बिल्कुल। ईयर 2, ये 60 लाख आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा, 6 लाख आपका इस पर 10% इंटरेस्ट बनेगा। प्रिंसिपल बताइए, 15 लाख, तो इंस्टॉलमेंट आ गई 21 लाख। 45 लाख आपका अभी भी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ईयर 3, ओपनिंग बैलेंस है 45 लाख, 10% इंटरेस्ट निकाल लो तो 4.5 लाख का इंटरेस्ट बनेगा। ₹15 लाख आप प्रिंसिपल पे करोगे, ₹19,50,000 ये आ गया। ₹30 लाख का आपका अभी भी लोन बच जाएगा। ईयर 4 पर 30 लाख का ओपनिंग बैलेंस, 3 लाख का इंटरेस्ट दोगे, 15 लाख का प्रिंसिपल दोगे, टोटल पेमेंट 18, क्लोजिंग बैलेंस अब बचेगा 15। 5th ईयर पर ओपनिंग बैलेंस 15 रहेगा, 10% की रेट से 1.5 लाख दोगे, प्रिंसिपल 15 चुकाओगे, 16,50 आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट बनेगी और क्लोजिंग बैलेंस निल हो जाएगा। लीजिएगा, ये मैंने पूरी वैल्यू निकाल ली इंस्टॉलमेंट की। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो उसमें आपने जो इंटरेस्ट दिया है उस इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट भी तो मिलेगा। तो लीजिए, हम बी पॉइंट निकालते हैं। टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ईयर इंटरेस्ट और टैक्स बेनिफिट। ईयर 1 बताइए। ईयर 1 पर मेरा इंटरेस्ट था 7,50,000। ईयर
2 पर मेरा इंटरेस्ट था 6 लाख, ईयर 3 पर मेरा इंटरेस्ट है 4,50,000, ईयर 4 पर इंटरेस्ट है 3 लाख और ईयर 5 पर इंटरेस्ट है 1.5 लाख। टैक्स बेनिफिट आपको 30% की रेट से मिलेगा। 7.5 लाख इंटू 30%, 2,25,000 का टैक्स बेनिफिट। 6 लाख पे 30% यानी 1,80,000 का टैक्स बेनिफिट। 450 पर 30%, 1,35,000 का टैक्स बेनिफिट। 90,000 का टैक्स बेनिफिट। 1.5 लाख पर 30%, ये हो गया 45,000 का टैक्स बेनिफिट। ये हमारे पास हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट का टैक्स बेनिफिट आ गया। आगे बढ़ते हैं सी पॉइंट। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले अपन निकालते हैं आपका डेप्रीसिएशन पर एनम कितना है। 75 लाख डिवाइडेड बाय 5, 15 लाख आपका डेप्रीसिएशन आ गया। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन बताइए कितना बनेगा। 30% का टैक्स बेनिफिट है तो 15 लाख पर 0.30, 4,50,000 का टैक्स बेनिफिट। डी, नेट अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम कितनी है आपकी। मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम है आपकी 12 लाख। इसमें से माइनस कर दो टैक्स बेनिफिट, 3,60,000, 30% की रेट से। तो ये नेट अमाउंट आ जाएगा 12 लाख माइनस 3,60,000, 8,40,000 का नेट अमाउंट लीजिए। पीछे वाला वापस देखना है, ये लीजिए, देख लीजिए। चलो आगे आइए। स्टेटमेंट शोइंग नेट कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए हमारी नेट कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3,
ईयर 4 और ईयर 5। सबसे पहले पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। बताइए मैंने इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी पे की थी? 22, 50, फिर 21, ₹19,50,000, फिर थी 15 और 3 18 लाख और 16,50। 18 लाख और 16,50। टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए हमारा टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना आया था? 2,25, 1,80, 1,35। 2,25, 1,80, 1,35,000, फिर 90 और 45। 90 और 45, ये आपका टैक्स बेनिफिट है। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन 4.5 लाख आपका टैक्स बेनिफिट था हर साल का। 4,50, 4,50, 4,50, 4,50 और 4,50,000। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। नेट अमाउंट हमने एक्सपेंस का कितना पे किया है? 8,40,000। 8,40, 8,40, 8,40,000। ये लीजिए हमारे पास पेमेंट आ गए। सबको नेट कर दो तो ये हमारे पास नेट बैलेंस आ गया। या नेट पेमेंट तो देखिएगा 22,50,000 है, इसमें से माइनस करेंगे 2,25 और माइनस करोगे 4,50 और प्लस कर दोगे 8,40,000। ये आ गया 24,15,000। 21 लाख में से माइनस करेंगे 1,80, माइनस करोगे 4,50, प्लस करोगे 8,40,000, 23,10,000। 19,50,000 में से माइनस करेंगे 1,35,000, माइनस करोगे 4,50 और प्लस करोगे 8,40, 22,05,000। इधर आ जाइए 18 लाख माइनस करोगे इसमें से 90, फिर माइनस करोगे 4,50 और प्लस कर दोगे 8,40, ये आ गया 21 लाख। 16,50 में से माइनस करोगे 45, माइनस करोगे 4,50, प्लस करोगे 8,40, 19,95,000। पीवी फैक्टर एट 7%। 1 डिवाइड बाय 1.07,
0.935, 0.873, 0.816, 0.763, 0.713। तो लीजिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं। 24,15,000 इंटू 0.935, 22,58,025, 23,10,000 इंटू 0.873, 2016630, 22,05,000 इंटू 0.816, 17,99,280, 21 लाख इंटू 0.763, 16,02,300, 1995 इंटू 0.713, 14,22,435। टोटल कर लीजिए इसका, प्लस 16,02,300 प्लस 17,99,280 प्लस 20,16,630 प्लस 22,58,025। हेंस ये लीजिए मेरे पास नेट कॉस्ट आ गई 90,98,670। ये मेरी नेट कॉस्ट है जो मुझे ब्रेक इवन के लिए रिकवर करनी है। लेट लीज रेंट पर एनम इज इक्वल टू एक्स। समझ रहे हैं आप? ईयर है 1 से 5 तक, लीज रेंट एक्स है, टैक्स पेड 0.30x है, तो नेट कैश फ्लो 0.70x है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए 7% पर, 4.10, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 4.10 इंटू 0.7, दैट इज 2.87x। Hence, break even lease rent (2.87x) must be equal to 90,98,670. So the value of x is 90,98,670 divided by 2.87. 90,98,670 divided by 2.87. 31,70,268. ये हमारे पास लीज रेंट के अमाउंट आ गए जो हमें पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेक इवन सामने वाले से लेने पड़ेंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे पास दिसंबर 19 के एग्जाम में आया था
इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ब्रेक इवन निकालना था फॉर द पर्पस ऑफ लेसन, कि अगर आपने असेट को लोन के द्वारा एक्वायर किया है। बोलिएगा क्लियर है क्या ये पॉइंट सारा? हमने सारा कुछ निकाल लिया कि व्हाट इज द नेट कॉस्ट ऑफ असेट। देखिएगा, ये जो आपने दिसंबर 19 का क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा इसका एनालिसिस समझते हैं। एनालिसिस ऑफ दिसंबर 2019। देखिएगा, आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि सर आपने जो नेट कॉस्ट निकालना सिखाया था वो कैसे सिखाया था? बोले सर आपकी बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, बट आप जब नेट कॉस्ट निकालते थे, बहुत ध्यान से इस एनालिसिस को सुनना सर, जब आप नेट कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे थे तो आपने बताया था सबसे पहले आप लेते हो कॉस्ट ऑफ असेट। सबसे पहले आप लेते हो कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। फिर आप उसके बाद लेते हो टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर फिर ये बात भी ठीक है, कैश फ्लो ड्यू टू एक्सपेंस भी आपने ले लिया, बट सर हमने जब ये दिसंबर 19 का क्वेश्चन किया तो हमने कॉस्ट ऑफ असेट 75 लाख नहीं ली, बल्कि हमने क्या लिया, हमने लिया इंस्टॉलमेंट, हमने लिया इंस्टॉलमेंट पेमेंट, और हमने लिया टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा क्यों हो गया सर? ये क्या झमेला हुआ कि हम नेट कॉस्ट में आज तक क्या लेते आए थे, कॉस्ट ऑफ असेट लेते आए थे, बट इस क्वेश्चन बाकी सब बातें ठीक है, समस्या इस पॉइंट पर आ गई। हमने इस बार नेट कॉस्ट निकालते समय असेट की कॉस्ट न लेकर ये दो वैल्यू ली। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट पॉइंट? अ गुड क्वेश्चन framed by CMA Institute, a very good question। मेरी बात को सुनना, मैं आपको इसको थोड़ा सा एनालाइज करना सिखाता हूं ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई समस्या ना आए। देखो क्या होता था, ये था लेसर, ठीक है। आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे, इन क्वेश्चन में एक पॉइंट आया था, वो पॉइंट था कि जो लेसर होता है वो फंड इन्वेस्ट करता है असेट को खरीदने में। बहुत ध्यान से सुनना, यानी वो क्या करता था, ओन फंड लेकर जाता था और असेट परचेस कर लाता था। समझो, जब आप अपनी जेब से पैसा लेकर गए और असेट खरीद लाए तो आपके पास से जो कैश फ्लो हुआ वो क्या हुआ,
कॉस्ट ऑफ असेट का कैश फ्लो हुआ, जो आप हर क्वेश्चन में करते थे। आइएगा, दिसंबर 19 के क्वेश्चन में हुआ क्या वो समझना है आपको। आप पहले एक बैंक के पास गए, बहुत ध्यान से सुनोगे, लोन लेने गए आप। लेसर ने क्या किया, लोन लिया, लोन फ्रॉम बैंक। कितना, 75 लाख का एक लोन ले लिया, और इस लोन के पैसे से जाकर असेट परचेज कर ली। 75 लाख में। अब जरा मुझे बताइए, अगर आपने लोन लेकर असेट खरीदी तो लोन लेना आपको प्लस का 75 दिखाएगा, और वही 75 ले जाकर आपने असेट खरीद ली तो माइनस 75 हो गया। तो यानी असेट परचेज करने में यहां पर केवल एक ही कैश फ्लो हो रहा था कि मेरे पास से 75 जा रहा था मेरा पैसा। लेकिन अगर मैंने लोन लेकर असेट खरीदी है तो लोन लेना प्लस का कैश फ्लो, असेट के लिए वो कैश दे देना मेरा माइनस का कैश फ्लो। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जरा आगे का इंपैक्ट सोचिए। लोन लेने की वजह से क्या हुआ, अब आपके ऊपर दो नई बातें आ गई। एक, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात आ गई, जो इन क्वेश्चन में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यहां पर आप अपना फंड अप्लाई करते थे। लेकिन यहां पर चूंकि आपने वो लोन लेकर फंड अप्लाई किया है, तो इसलिए यहां पर आपका जो कैश फ्लो होगा वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। अब चूंकि आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट जा रहा है, जिसका कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आपको मेरा ये पॉइंट समझ आ रहा है? अभी तक नेट कॉस्ट निकालते समय मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट प्योरली असेट की कॉस्ट को लेकर था। द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, वी ऑलवेज यूज ओन फंड। लेसर यूज ओन फंड टू एक्वायर द असेट। जब लेसर अपना फंड यूज करेगा तो केवल और केवल कॉस्ट का आउटफ्लो होगा, इट विल बी कंसीडर्ड। लेकिन समस्या ये हो गई, जो दिसंबर 19 का क्वेश्चन बहुत बढ़िया फ्रेम हुआ। हियर द पॉइंट विच इज टू बी कंसीडर्ड, आपने इस असेट को खरीदने के लिए लोन लिया। अब अगर आपने लोन लिया है तो सबसे पहले तो लोन का इनफ्लो हुआ, तो यानी प्लस का 75, फिर उस पैसे से जाकर आपने असेट खरीद ली तो ये पैसा यूज हो गया। तो ये दोनों कैश फ्लो कैंसिल हो गए, तो इसलिए मैंने कैश फ्लो में इनको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि प्लस का 75 आया और इमीडिएटली माई 75 आपके पास से चला गया। बट लोन लेने की वजह से अब एक इंपैक्ट आ गया। लोन लेने की वजह से अब एक इंपैक्ट आ गया, और वो इंपैक्ट इस बात का आया कि आपको अब एक तो इंस्टॉलमेंट का कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, और अब आपको एक इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट, और फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये ईयर 0 में होते थे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होता था। चूंकि ये पेमेंट हर ईयर एंड पर होंगे तो मुझे इनकी रेस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिसंबर 19 ब्रेक इवन पॉइंट। बताइए, क्या आप मेरी इस बात से एग्री हैं? कुछ पॉइंट समझ आया?
कि क्यों दिसंबर 19 में एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। निकाली यहां पर भी नेट कॉस्ट की गई है, रूल नहीं ब्रेक होगा। अगर लेसर के व्यू पॉइंट से ब्रेक इवन निकालना है तो वो नेट कॉस्ट से ही निकलेगा। बट नाउ द पॉइंट इज कि नेट कॉस्ट को अलग मैनर में निकाला गया है, और उसका रीजन था कि हमने वो ओन फंड न लगाकर हमने वो फंड लगाया जो हमने लोन लेकर लिया। बाकी सारी बातें बिल्कुल इक्वल है। अगर हम खुद का पैसा लगाते तो भी एक्सपेंसेस हो रहा था, डेप्रीसिएशन मिल रहा था, वो सारी बातें हमने कंसीडर यहां भी की। फर्क केवल एक आया, कॉस्ट ऑफ असेट को एक साथ लेने के बजाय ये कॉस्ट ऑफ असेट तो लोन अमाउंट से कैंसिल हो गई, क्योंकि पैसा आया और पैसा गया, और अल्टीमेटली मेरी नेट कॉस्ट में ये दो नए इंपैक्ट आ गए। इंस्टॉलमेंट पेमेंट आ गया और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया। बोलिए क्या ये बातें क्लियर है? बिल्कुल। तो ये एक पूरा एनालिसिस था दिसंबर 19 के क्वेश्चन का, जिसमें आपको लोन लेकर और असेट खरीदनी थी, एंड देन फिर आपको ब्रेक इवन लीज रेंट या मिनिमम लीज रेंट को कंप्यूट करना था। क्लियर है?